यतीम बच्चियों का पेट पालने के लिए मारिया सेठ आबिद की कोठी पर काम करती थी। एक दिन बुखार की वजह से मारिया ने बड़ी बेटी को काम पर भेज दिया और सेठ की गंदी नजर बच्ची पर पड़ गई और मारिया से बोला, इसे रात को मेरे पास भेज देना। जब मारिया ना मानी तो इसने मारिया को बेरोजगार कर दिया और मोहल्ले वालों को भी इसकी मदद करने से मना कर दिया। 3 दिन से भूख से बिलखती बच्चियों को देखकर मारिया ने बेटी को सेठ के पास भेज दिया। वो मासूम बच्ची आंखों में आंसू और बेचारगी लिए चली गई। जब सेठ इसके पास गया तो इसकी रूह लरस गई, क्योंकि वो बच्ची तो दोपहर की सख्त गर्मी में चिलचिलाती धूप में टूटी हुई चप्पल के साथ वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। चप्पल का पिछला हिस्सा इस कदर खराब हो चुका था कि इसकी एड़ियां सड़क पर लग रही थीं। वो बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। जब चलते चलते थक गई तो एक नजर आसमान पर डाली, जहां पे सूरज पूरे आबोताब से अपनी पूरी तपिश लिए इसके सर पर खड़ा था। प्यास से गला खुश्क हो चुका था, लेकिन बच्चों की भूख की फिक्र सताई जा रही थी। मारिया छोटे बच्चों को बड़ी बेटी के स्पुर्द करके घर से काम के लिए निकली थी। अपनी ही छोटी सी बस्ती के पिछली तरफ एक बाउंड्री लाइन थी, जहां से बहुत अच्छी और महंगी सोसाइटी थी। वहां रहने वाले सारे ही अमीर तरीन लोग थे। इसलिए मारिया ने सोचा कि अगर इसे वहां पर किसी बंगले में मुलाजमत मिल जाए तो इसकी रोजी रोटी का भी सिलसिला लग जाएगा। लेकिन मुसलसल 4 दिन से वो वहां मौजूद बंगले वालों की मिन्नत समाजत कर रही थी कि खुदा के लिए इसे कोई नौकरी पर रख ले, लेकिन कोई भी इसे नौकरी पर रखने को तैयार ना था। 3 दिन हो गए थे। बच्चों ने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया था। रोजाना वो बच्चों को चूल्हे पर पतीली में गर्म पानी रखकर बहलाती रहती कि खाना पक रहा है। कभी किसी पड़ोसन से उधार आटा मांगकर बच्चों को चंद नवाले खिला देती। जब से इसके शौहर अफजल का इंतकाल हुआ था, इसके घर तो फाके की नौबत तक आ गई थी। अफजल एक चौकीदार था, महीने का अच्छा कमा लेता था। मारिया के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी 12 साल की थी और सबसे छोटा बेटा 3 साल का। जहां अफजल नौकरी करता था, इस सेठ के घर में चोर घुस आए थे। अफजल चौकीदार था, इसलिए चोरों के साथ आपस की लड़ाई में अफजल के सीने पर गोली लग गई। मौके पर ही वो जाँ बहक हो चुका था। सेठ ने बस अफजल की तदफीन के पैसे दिए और चंद नोट मारिया के हाथ में रखे और दोबारा पलट कर नहीं पूछा कि जिस शख्स ने इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर लिया, इसके बच्चे कैसे भूख के मारे सिसक रहे हैं। मारिया कई बार इस सेठ के पास भी जा चुकी थी कि मेरे शौहर ने आपकी खातिर अपनी जान दे दी, खुदारा हमारे हाल पर रहम करो। अगर माली मदद नहीं कर सकते तो मुझे नौकरी पर ही रख लो। लेकिन उन्होंने भी इसे धुतकार दिया। रोते धोते वो वहां से वापस आई थी और उसी दिन से इस नई सोसाइटी के बंगलों में रहने वाले लोगों की मिन्नत समाजत कर रही थी कि खुदा के लिए इसे नौकरी पर रख लो, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अभी भी एक बेगम साहिबा ने जब इसे रोते धोते देखा, अपने चौकीदार को पुकार कर कहने लगी कि औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। उस चौकीदार ने मारिया को बाजू से पकड़ा और धक्के मारकर बंगले से बाहर निकाल दिया। एन उसी वक्त सेठ आबिद की गाड़ी अपने बंगले से बाहर निकल रही थी कि जब मारिया इस गाड़ी के साथ टकरा गई। गाड़ी के साथ टकराते ही वो जमीन पर जा गिरी थी और सड़क से इसके चेहरे पर जरबे लगी थीं। सर से खून बहने लगा था। सेठ आबिद खुद गाड़ी से नीचे उतरा और मारिया को देखकर कहने लगा कि तुम देखकर नहीं चल सकती थी। बहरहाल शुक्र करो कि सर पर चोट ही लगी है। ये कहते हुए इसने जेब से बटवा निकाला और 500 का नोट इसे थमा दिया। कहने लगा, मरहम पट्टी करवा लेना। मारिया रो रही थी। आंसू साफ करके बोली, साहब मुझे 500 नहीं चाहिए। खुदा के लिए मुझे अपने घर पर नौकर रख लो। मेरा शौहर मर चुका है और मेरे घर पर कमाने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ आबिद ने अपना सिगार मुंह से निकाला और धुआं इसके मुंह पर उड़ाते हुए एक नजर इसे सर से पैर तक उचटती नजर डाली। गहरी सांवली रंगत की भरी जिस्म की औरत थी। इसे नापसंदीदा नजरों से देखा और फिर चौकीदार से कहने लगा, इस औरत को घर की काम की सफाई पर रख लो। ये सुनना था कि मारिया ने खुशी से इसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, अच्छा बस बस ठीक है। फिर इसने बटवे से 1000 का नोट और निकाल कर दिया। कहने लगा, ये अपने घर ले जाओ, थोड़ा बहुत अपने घर राशन डाल लो। तनख्वाह मैं तुम्हें महीने के आखिर में अदा करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं दूंगा। अगर तुमने छुट्टी की तो समझना कि अगले रोज तुम्हारी नौकरी गई।
मारिया फौरन से मान गई। फिर इसने अपने चौकीदार से कहा कि घर में कुछ बासी खाना हो तो इस औरत को दे देना। ये कह के अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। चौकीदार ने इसे बंगले के अंदर बुलाया। पहले तो इसे कहने लगा, बीबी अपनी मरहम पट्टी कर लो, फिर मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज ही मुलाजमा छुट्टी करके गई है और साहब ने इसकी पक्की छुट्टी कर दी और तुम्हें रख लिया। मेरा साहब काम में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं करता। चौकीदार ने इसे सख्त लहजे में ये कहा। मारिया ने दुपट्टे के कोने से थोड़ा सा दुपट्टा फाड़ा और अपने सर पर बांध लिया। चौकीदार से काम समझाकर दोबारा से अपनी ड्यूटी पर चला गया। सेठ आबिद शायद अकेला ही रहता था, क्योंकि ना तो इसके घर में कोई बीवी थी और ना ही इसके कोई बच्चे थे। सिर्फ मुलाजमीन थे और किचन में एक बावर्ची था। मारिया ने सफाई रगड़ रगड़ कर की ताकि इसका काम पसंद आ जाए। दोपहर से शाम हो गई थी और वो थक चुकी थी। चौकीदार ने इसे बासी सालन भी डालकर दे दिया, जिसे खुशी से वो अपने घर ले गई। 4 दिन बाद बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया था। जिसे वो बासी सालन समझ रही थी, वो खराब सालन ना थे, बल्कि ठीक थे और सब के सब मुर्ग मुसल्लम और गोश्त पर मुश्तमिल थे। बच्चों की तो गोया ईद हो गई थी। मारिया जैसे जैसे बच्चों को नवाले खिला रही थी, इसके आंसू टिप टिप बह रहे थे। बच्चे बड़ी उजलत से एक के बाद एक नवाला अपने मुंह में ले रहे थे और 3 साल का हुजैफा तो बूटियां चुन चुन कर अपने मुंह में डाल रहा था। माँ से कहने लगा, अम्मा आज तो बड़ा मजे का खाना लाई हो, कहाँ से लाई हो? कहने लगी, अल्लाह के बंदे ने दिया है, पेट भरकर खाओ बेटा। जब तक बच्चों ने सीर होकर खाना नहीं खा लिया, मारिया ने एक नवाला अपने हलक से नहीं उतारा था। इसकी कोशिश थी कि बच्चे पेट भरकर खा लें। जब बचा हुआ खाना खुद खाने लगी तो बड़ी बेटी ने पानी का गिलास इसके पास रख दिया। कहने लगी, अम्मा शुक्र है अल्लाह का कि इसने हमारी सुन ली। अगले रोज मारिया काम पर गई तो फिर इसे काम का असल अंदाजा हुआ था। बहुत बड़ा बंगला था। ऊपर नीचे दोनों पोर्शन का काम करते करते इसे मगरिब हो जाती थी। जिस्म थकन से चूर होने लगा था। मारिया एक सांवली रंगत की औरत थी, लेकिन इसकी बड़ी बेटी नूरी बेहद खूबसूरत थी और 12 साल की बच्ची थी। रंगत भी सुर्ख सफेद थी, हालांकि बाकी बच्चों की रंगत अपनी माँ जैसी थी। नूरी तो फटे पुराने कपड़ों में भी शहजादी लगती थी। 2 महीने हो गए थे मारिया को वहां काम करते हुए। जिस कदर ज्यादा काम था, अब वो थकने लगी थी। हल्का हल्का बुखार इसके जिस्म में रहने लगा था। हालांकि तनख्वाह इसे अच्छी मिल रही थी कि महीना भर इसे घर में तंगी का सामना नहीं होता था। फिर बावर्ची भी बचा हुआ खाना इसे दे देता था। मारिया के तो दिन बदलने लगे थे, लेकिन सेहत बिगड़ने लगी थी। एक दिन इसे इतना शदीद बुखार चढ़ा कि बुखार की वजह से वो कांप रही थी, लेकिन छुट्टी का मतलब अच्छी तरह से जानती थी कि नौकरी छूट जाएगी। इसलिए नूरी से कहने लगी कि आज सेठ आबिद के घर तुम चली जाओ तो अच्छा रहेगा। अगर एक दिन भी मैंने काम का नागा किया तो वो नौकरी छुड़वा देगा। नूरी अपनी माँ की बात समझ गई थी। अपनी माँ को नाश्ता करवाकर दवा देकर वो बहन भाइयों के लिए खाना बनाकर घर से चली गई। सेठ आबिद के घर का पता मारिया इसे समझा चुकी थी। जब वो सेठ आबिद के घर पहुंची तो उस वक्त इत्तेफाक था कि सेठ आबिद घर पर ही था। छुट्टी का दिन था, इसलिए अपना गाउन पहने वो लाउंज में ही बैठा था। नूरी वैसे तो 12 साल की थी, लेकिन कद काट की लंबी थी, खूबसूरत भी बहुत थी। सेठ आबिद ने जब इसे देखा तो कुछ पल तो आंखें चिपकाना ही भूल गया। अपने मुलाजिम से कहने लगा कि ये लड़की कौन है। वो कहने लगा, मारिया की बेटी है। मारिया को बुखार है, इसलिए इसके बदले काम करने आई है। सेठ आबिद की तो आंखें ही नूरी को देखकर चमक उठी थीं। जब तक वो काम करती रही, सेठ आबिद की नजरें नूरी का तवाफ करती रहीं। जिस बेबाकी से वो इसे देख रहा था, नूरी मुसलसल उलझन का शिकार थी। बार बार अपना दुपट्टा सीधा करती, कभी सर पर लेती, कभी सेठ की तरफ देखती, फिर नजरें झुका देती। लेकिन सेठ आबिद की नजर तो जैसे मुसलसल नूरी पर ही टिकी हुई थी। एक तो वो 12 साल की बच्ची थी, ऊपर से काम का बोझ भी इस पर बहुत ज्यादा था। काम करते करते इसे मगरिब हो गई थी, बाहर अंधेरा छा गया था। वो जाने लगी तो सेठ कहने लगा कि अभी रुको, मेरे कमरे की सफाई दोबारा करो। नूरी कहने लगी, साहब जी बहुत देर हो गई है, मुझे अकेले घर जाना है, मैं कल आकर सफाई कर जाऊंगी। वो कहने लगा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। लड़की, तुम्हें कहा ना कि मेरे कमरे की सफाई करो। मजबूरन नूरी को इसके कमरे में जाना पड़ा। नूरी की होश उस वक्त उड़े जब सेठ आबिद खुद भी कमरे के अंदर आ गया। सेठ आबिद इयाश किस्म का शख्स था।
आए रोज वो पैसों पे लड़कियां अपने घर बुलाता और इनके साथ गुनाह में पूरी रात काली करता। और अब इसकी नजर नूरी पर जाकर जम गई थी। वो मासूम सी छोटी सी बच्ची थी और सेठ आबिद 55 साला शख्स था। यूं कमरे में सेठ आबिद को देखकर नूरी का वजूद कांपा था। वो जल्दी से इसके साफ कमरे को दोबारा से साफ करने लगी। जब सेठ ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में रखी छोटी सी फ्रिज से शराब की बोतल निकालकर ग्लास में डालकर पीने लगा, वो जबरदस्ती का कायल न था, क्योंकि जानता था कि वो जिस चीज को चाहे खरीद सकता है। जब तक वो काम करती रही, सेठ शराब के गिलास पे गिलास भरकर पीता रहा। कहने लगा, कल अपनी अम्मा को कहना मुझसे आकर बात करे। नूरी कहने लगी, अम्मा बहुत बीमार है, हो सकता है चंद दिन काम पर ना आए। वो कहने लगा, मैं तुमसे कोई भी बहाना सुनने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारी माँ मर भी रही हो, इसे कहना कि कल आकर मुझसे बात करे। बड़ा ही सख्त दिल सेठ था। नूरी सर अस्बात में हिलाते हुए चली गई। घर पहुंची तो मारिया की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। इसने सेठ का पैगाम मारिया को दे दिया। लेकिन जब अगले रोज मारिया सेठ आबिद के पास गई तो जो बात सेठ ने इसे कही वो सुनकर तो मारिया के होश उड़ गए थे। सेठ कहने लगा कि तुम्हारी बेटी मेरी आंखों को भा गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज रात के लिए तुम अपनी बेटी मेरे हवाले कर दो। आबिद सेठ ने सिगार मुंह से निकालकर अल्फाज बोला था। इसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसने धुआं मारिया के चेहरे की जानिब उड़ाया था। सेठ के मुंह से ये बात सुनकर मारिया का तो वजूद कांप कर रह गया था। वो बेयकीनी से सेठ को देखने लगी और बोली, साहब जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं अपनी बच्ची को क्यों भेजूं? सेठ ने इसकी मासूमियत देखी तो एक कहका बुलंद किया और कहने लगा, बस मासूम मत बनो मारिया, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह जानती हो। आज की रात अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना। बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे घर में हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। मारिया ने फौरन 2 कदम पीछे हटाए और कहने लगी, साहब जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो आपकी बेटी की उम्र की लड़की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी समातों पर। मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बच्ची मेरी जान है। हम गरीब जरूर हैं, मगर इज्जत के सुदागर नहीं। इतना सुनना था कि आबिद सेठ तैश में आ गया। कहने लगा कि तुम जानती भी हो तुम किसे इनकार कर रही हो। ये मत भूलो कि मैं आबिद सेठ हूँ और तुम इस वक्त मेरे बंगले में मेरे सामने खड़ी हो, मुझे इनकार कर रही हो। मारिया रोने लगी थी। कहने लगी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। 3 बार वो इनकार सुन चुका था। आबिद सेठ कहने लगा, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक मेरे पास आ सकती है, मगर मैं जबरदस्ती का भी कायल नहीं। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो को निकल जाओ मेरे घर से। दोबारा यहाँ कदम मत रखना। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। मारिया ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सेठ के कदमों में गिर गई और कहने लगी, ऐसा मत करें साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं इन्हें कैसे खिलाऊंगी? मगर सेठ ने इसे पैरों की ठोकर से धुतकार दिया और बोला, निकल जाओ, तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम अपनी बेटी मेरे हवाले कर दोगी तो तुम्हारी नौकरी बहाल हो सकती है। मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। मगर मारिया को ये गवारा ना था। वो रोती हुई वहां से चली गई। कहने लगी कि दुनिया भरी पड़ी है, आप नौकरी ना दें तो मैं कहीं और नौकरी कर लूंगी। आबिद तंजिया मुस्कुराया था। कहने लगा, देखता हूं कैसे कोई तुम्हें अपने पास रखता है। इतना मजबूर कर दूंगा कि खुद ही बेटी लेकर मेरे दर पर आओगी। मारिया घर चली आई। चंद रोज के लिए तो इसके पास पैसे थे जिससे वो गुजारा करती रही, मगर धीरे धीरे जब जमा पूंजी खत्म होने लगी तो इसे परेशानी लाहक हो चुकी थी कि अब घर का खर्च कैसे चलाए। इसने दोबारा अमीरों की कॉलोनी में जाकर काम मांगने की सोची। वो वहां चली गई, मगर जब इसने पहला कदम कॉलोनी में रखा तो जो अफवाहें सुनने को मिली, सुनकर वो दंग रह गई। लोगों का कहना था कि मारिया चोरनी है। जिस सेठ आबिद के यहाँ काम करती थी, इसका कीमती सामान चुरा कर ले गई। तभी सेठ आबिद ने इसे काम से भी निकाल दिया। मारिया 2-3 घरों में काम करने के लिए गई, मगर जब इसने ये सुना तो फौरन अपनी सफाइयां पेश करने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर कोई भी यकीन करने को तैयार ना था। एक बार फिर फाकों की नौबत आने लगी थी। वो तो बिल्कुल ही बेरोजगार होकर रह चुकी थी। इसने अपने आस पड़ोस वालों से मदद मांगने की सोची। वो जिसके दरवाजे पर भी जाकर दस्तक देती तो कोई इसे जवाब तक ना देता। यहाँ तक कि इसे गालियां देकर वहां से भगा देते कि चले जाओ, वरना सेठ आबिद हमें बस्ती से निकलवा देगा।
इसने कहा कि जिसने भी मारिया और इसके बच्चों की मदद करने की कोशिश की तो मैं इसे बस्ती से ही निकलवा दूंगा और इसका घर जब्त कर लूंगा। मारिया तो फूट फूट कर रोने लगी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। सेठ आबिद ने तो इसे हर तरफ से बेबस कर दिया था। बाकी दोनों बच्चे तो छोटे थे, मगर नूरी समझदार थी। माँ को घुट कर रोता देखती तो परेशान होती रहती थी। कहने लगती, आखिर क्या बात है? ये गांव वाले सभी हमसे दूर क्यों हो चुके हैं? बस्ती वालों के दिल में हमारे लिए कोई नरमी क्यों नहीं रही? पहले तो फिर कोई थोड़ा बहुत आटा दे देता था, अब तो हमें देखकर ही लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। आप तो काम भी वक्त पर कर रही थीं, फिर आखिर सेठ आबिद ने क्यों हमें नौकरी से निकलवा दिया? बेचारी मारिया अब अपनी बेटी को क्या बताती कि सेठ आबिद जैसा शख्स इसकी बेटी की इज्जत रूंधना चाह रहा था। वो पहले तो कुछ ना बोली, 3 दिन यूं ही गुजर गए। इसके दोनों बच्चे भूख से बेहोशी की हालत में जा चुके थे। पानी पी पी कर तो अब इन्हें कै आने लगी थी। किसी चीज का इन पर असर ही ना हो रहा था। डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकती थी। आखिर नूरी कहने लगी, माँ, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती? सेठ आबिद क्या चाहता है? मजबूरन मारिया ने हथियार डाल दिए और बेटी से कहने लगी कि दरअसल सेठ एयाश किस्म का मर्द है। इसने तुम्हें देखा है तो अब कहता है कि मैं तुम्हें इसके पास एक रात के लिए भेज दूं। इसके बदले वो हमें ढेर सारे पैसे देगा और हर माह की तनख्वाह भी ज्यादा कर देगा। नूरी ने यह सुना तो इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। वो बेयकीनी से कितनी देर तक कुछ बोल ही ना पाई। इसकी आंखों में आंसू थे। सारी रात यूं ही दीवार से टेक लगाए बैठी रही। सुबह हुई तो माँ से कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सेठ के यहाँ भेज दो। अगर ऐसा करने के बाद मेरी बहन भाइयों को खाने को मिलेगा तो मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। मारिया ने यह सुना तो बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त इनके तमाम तर एहसासात खत्म हो चुके थे। सिर्फ भूख थी जो इन्हें पल पल तड़पा रही थी। दिल पर पत्थर रखकर मजबूरन मारिया को मानना पड़ा और वो अपनी बच्ची को साथ लेकर सेठ के हाथ जाने लगी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कदमों के साथ तो गोया पत्थर बन चुके थे, मगर इसके बावजूद वो रोती हुई नूरी को साथ लिए सेठ के यहाँ जाने लगी। सेठ के दरवाजे पर पहुंची तो चौकीदार दोनों माँ बेटी को देखकर हैरान रह गया। चौकीदार ने फौरन सेठ आबिद को फोन करके बताया तो सेठ आबिद आधे घंटे बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में वहां तक पहुंचा। दोनों माँ बेटी गेट पर ही खड़ी थीं। इन्हें देखकर आबिद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली। वो इन्हें घर के अंदर ले गया। घर बिल्कुल खाली था। सिर्फ वो माँ बेटी और सेठ आबिद ही मौजूद था। सेठ आबिद फलक शिगाफ कह के लगाकर हंसने लगा, गोया दोनों माँ बेटी की मजबूरी बेबसी देखकर इनका मजाक उड़ा रहा था। नूरी तो मारे खौफ के अपनी माँ का बाजू पकड़कर रोने लगी। वो तो सेठ को देखकर सहम चुकी थी, जबकि मारिया अपना खुश्क हलक तर कर रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने अपनी बेटी का बाजू छुड़वाया और सेठ आबिद की जानिब कर दिया और कहने लगी, ये मत समझना साहब कि मैं अपनी मर्जी और खुशी से इसे यहाँ लेकर आई हूँ। ये बात याद रखना कि तुमने मेरी बेटी की ना सिर्फ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि मेरी बेबसी पर हावी होकर मुझे इस मकाम तक लाए हो। मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है और मैं मजबूर माँ अपने बच्चों की भूख और प्यास के लिए अपनी बच्ची को यहाँ लेकर आई हूँ। अब सेठ ने सरसरी सी बात सुनी और हाथ के इशारे से मारिया को वहां से जाने का कहा। मारिया रोती हुई वहां से चली गई। सेठ कहने लगा, कल आकर अपनी बेटी को ले जाना। मारिया रोती हुई वहां से चली गई, जबकि नूरी सिसकती हुई अपनी माँ का चेहरा देखती रह गई। इसका जी चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब तो वो सेठ आबिद की गिरफ्त में थी। जो ही मारिया घर से बाहर निकली तो नूरी खौफ से कांपने लगी। सेठ आबिद ने इसे डरा सहमा देखा तो गहरा सांस खारिज करके कहने लगा, अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से घर का सारा काम खत्म करो और मेरे कमरे में आ जाओ। मुझे घर में एक जरा भी मट्टी नजर ना आए। नूरी सहम चुकी थी। फौरन पूरे घर का काम करने लगी। वो झाड़ू पोछा दे रही थी और साथ दिल ही दिल में ये दुआ भी कर रही थी कि खुदा इसकी मदद करे, इसकी इज्जत बच जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सेठ इसके करीब ना आ सके। अब तो खुदा ही इसका मददगार था। वो काम भी कर रही थी और रो रो कर खुदा से मदद की अपील भी कर रही थी। मगरिब का वक्त हुआ। जब वो काम निपटाकर थकी हारी बैठी थी, इसने सेठ आबिद के बंद दरवाजे को देखा, मगर हिम्मत ना हो पाई कि अंदर जाकर देखे। आखिर सेठ आबिद इसी का इंतजार कर रहा था। बहुत देर गुजर गई तो इसने हिम्मत जुटाई। कमरे में तो जाना लाजिम था।
वो धीरे धीरे चलती हुई सेठ के कमरे तक पहुंची। जो ही दरवाजा खोला तो सेठ सामने नीम दराज आंखें मूंदे बैठा था। शायद वो आराम कर रहा था। कपकपाते वजूद के साथ आंखों में आंसू लिए नूरी अंदर गई। सेठ के करीब इंतहाई गंदी शराब की बदबू आ रही थी। इसे उबकाइयां आने लगी थीं। सेठ नशे में धुत था। आंखें खोलकर नूरी को देखा तो मुस्कुराया और हकलाते हुए उठ बैठा। नूरी ने अपना दुपट्टा संभाला था। न जाने कुछ देर बाद क्या बीतने वाली थी इस पर। सेठ लड़खड़ाते कदमों से इसकी जानिब बढ़ रहा था, जबकि वो खौफ से रोती पीछे कदम उठा रही थी। वो बुलंद आवाज रोने लगी थी कि तभी सेठ आबिद ने इसे दबोचने की खातिर हाथ बढ़ाया और इसका पैर बेड के कोने से अटका। वो मुंह के बल लड़खड़ाकर फ्रिज के पास गिरा। इसका सर जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में लगा था। कांच टूटकर इसके जिस्म में पेवस्त होने लगे। ये मंजर देखकर नूरी बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। आबिद सेठ मौके पर जाँ बहक हो गया और बेचारी नूरी मारे खौफ के कांपती हुई वहां से भाग निकली। मारिया जाए नमाज बिछाए झोली फैलाए दुआ मांग रही थी। नूरी को इस हालत में देखकर इसके पास आई। इसे लगा शायद कुछ गलत हो चुका है, मगर जब नूरी ने हकीकत बताई तो इसकी जान में जान आ गई। अगली सुबह पुलिस कार्रवाई हुई और ये नशे की वजह से हादसा समझकर केस बंद कर दिया गया, जबकि नूरी और इसकी मां को एक और जगह ज़ईफ खातून की देखभाल की नौकरी मिल गई।